रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं फॉर ASU ड्रग्स इन इंडिया। ASU तो हमें पता है ना, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, तो उसके हिसाब से हमारी जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड थी वो इस्टेब्लिश हुई थी हमारे 1940 में। जो वो DNC एक्ट आया था ना हमारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो अंडर सेक्शन 33C में कंपोजिशन ये था, ये सारे लोग बैठे हुए थे अलग अलग जगह से, डायरेक्टर्स, ड्रग कंट्रोलर, लखनऊ चेयरपर्सन, ये सब, ठीक है, ये कंपोजिशन है। फंक्शन वही था, एडवाइजरी रोल उनका था कि एडवाइस प्रोवाइड करना, टेक्निकल गाइडेंस देना उनको, किसके लिए, QSC के ऊपर जो हमारे ASU ड्रग्स थी। देन आपके स्टैंडर्ड सेटिंग्स थी, पॉलिसी रिकमेंडेशन, GMP कंप्लायंस, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक नॉर्मल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम या फंक्शन यही होता है, सब जगह सेम ही रहता है। देन आपका ASU ड्रग्स कंसल्टिव कमेटी, ये कमेटी क्या थी, ये हमारी स्टेब्लिश हुई थी 33 सेक्शन D DNC एक्ट 1940 में। इसको इसलिए ये बनाया गया था फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज थी, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे सेंट्रल रेगुलेटरी डोमेन। देन मैंडेट एंड फंक्शन, उनका क्या काम था और क्यों ज़रूरी, जो ज़रूरी काम उनको, एक तो हार्मोनाइजेशन ऑफ एनफोर्समेंट, उनको एक तो यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट कराना था डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में, हर स्टेट में प्रॉपरली काम हो सके, कोऑर्डिनेट कोलैबोरेशन हो सके, प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जो इश्यूज आते हैं ना एग्जामिन के टाइम पे, एग्जामिनेशन के टाइम पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, स्प्यूरियस ड्रग्स हो गए, इंसरेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें, रेगुलेटरी रिकमेंडेशन है, तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे इन कमेटी के। अब रेगुलेशन ऑफ ASU ड्रग मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी ASU ड्रग्स की इंडिया में, वो गवर्न हुई हमारे 2 एक्ट, अगर आप मान के चलो, DNC एक्ट 1940, DNC रूल्स 1940, ये अमेंडमेंट था, स्पेसिफिक अमेंडमेंट हुआ था ASU ड्रग्स के लिए, ठीक है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ये थी कि मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए, अपनी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के थ्रू या उनसे लेना चाहिए, जैसे आपका स्टेट आयुष डिपार्टमेंट है वहाँ से मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी वहीं से है। वो कंप्लायंस रहना चाहिए, वो फॉलो करनी चाहिए GMP एज पर शेड्यूल T। तो ये हमने नेक्स्ट यूनिट में भी हमने पढ़ना है GMP और शेड्यूल T के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। GMP लोकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग की जाएगी, लेबलिंग है, तो ये सारा हमारा GMP और शेड्यूल T में आ जाता है, ठीक है। देन आपका शेड्यूल Z है, शेड्यूल Z ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर ASU ड्रग्स। तो वो क्या कहता है, जो भी आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किस लिए, एक क्लिनिकल ट्रायल जो कंडक्ट होने वाला है ASU मेडिसिन के लिए, जो क्या मेक श्योर करेगा उसकी सेफ्टी, एफिकेसी एंड थेरेप्यूटिक वैल्यू, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक रिसर्च के थ्रू। पर्पस ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा, इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया था शेड्यूल Z को, कि जिससे साइंटिफिकली वो वैलिडेट कर सके, मतलब एक वैलिडेशन होना ज़रूरी है ना क्लिनिकल स्टडीज़ का ASU ड्रग्स पे, तो वो पर्पस हो गया। वो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल सेट करने लगे थे कि इसके थ्रू ही ये प्रॉपर पास होगा, मतलब शेड्यूल Z ज़रूरी है। की गाइडलाइंस अंडर शेड्यूल Z में ये आने लगा था, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जो आपके साइंटिफिक एक्सेप्टेड मैथडोलॉजी हैं, वही स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करते थे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आपका जो पेशेंट है, पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होना चाहिए, आपका मन हुआ तो चलो भाई इसको उठा लो, नहीं ऐसा नहीं होता, प्रॉपर एक क्राइटेरिया था, डोजेज, स्टडी, सब कुछ था, जो हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में पढ़ा था ना, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। एथिकल क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा, एक तो आपकी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी रहती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो ही एथिकल क्लियरेंस दे पाएगा, उसको रिव्यू करेगा, देन अप्रूव करेगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको पार्टिसिपेंट से लेना ज़रूरी है, आपको सब चीज़ें समझानी, बेनिफिट के साथ साथ रिस्क और प्रोसीजर्स भी समझाने ज़रूरी होते हैं जब किसी का इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है। देन क्लिनिकल ट्रायल होता है, जैसे शेड्यूल Z है तो वो 4 फेजेस में हमारा, जैसे मॉडर्न मेडिसिन ट्रायल्स होता है ना, अपना करते हैं अपना क्लिनिकल ट्रायल, सेम रहते हैं। फेज़ 1 में सेफ्टी असेसमेंट किया जाएगा, फेज़ 2 में एक्सप्लोरेटरी प्रिलिमिनरी एफिकेसी चेक करेंगे, कंफर्मेटरी ट्रायल किया जाएगा फेज़ 3 में, और फेज़ 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस किया जाएगा। तो यही है। देन आपका क्या होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन होगा,
आपने चलो सब कुछ कर लिया है, ये सारी चीज़ें हो गई, देन एट द एंड आपको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको रखने हैं, जो भी आए हैं आपको। फिर उसको क्या करना है, जितने डॉक्यूमेंट्स किसके हो गए, ट्रायल का प्रोसीजर, उनका क्या ऑब्जर्वेशन आया, क्या रिजल्ट आया, क्या एडवर्स रिएक्शंस आए, आपको पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव चीज़ें भी डॉक्यूमेंट करना है, कुछ नहीं छोड़ोगे। और फिर आप उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट करोगे कि वहाँ से आपको एक अप्रूवल मिल सके, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो सके उस पर्टिकुलर ड्रग का। ठीक है, तो ये सारा हमारा था ASU, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे प्रोवाइड करती हैं, कैसे कैसे ASU ड्रग्स में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी थी इस यूनिट में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।